नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसी का कटा हाथ, किसी की गर्दन। 25 एकड़ जमीन के लिए कर्नाटक में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, जांच जारी। डिजिटल इकोनॉमी में भारत का परचम, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल ताकत बना देश। रानीगंज में अंधेरे में चल रहा था डीजल का अवैध कारोबार, तृणमूल नेता के गोदाम पर ग्रामीणों का हंगामा। टीम हारी लेकिन दिल जीते वैभव सूर्यवंशी, झारखंड सरकार देगी विशेष सम्मान। सड़क सुरक्षा को लेकर धनबाद में विशेष जांच अभियान, नियम तोड़ने वालों के कटे चालान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम कर्नाटक की करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक के विजयपुरा जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जमीन को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद ने शुक्रवार को खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल है। बता दें कि घटना विजयपुरा जिले के चड्डाचंद थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुरा गांव की है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुए हमले में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज विजयपुरा के अस्पताल में जारी है। मृतकों में दुंडपप्पा निराले, शिवपुत्र निराले, चंद्रकांत उर्फ चंदू निराले, राहुल निराले, समर्थ निराले और सबीर अत्तर शामिल है। वहीं अरविंद कटांगे और जेसीबी चालक संदीप माने गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 25 एकड़ कृषि भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि निराले परिवार ने हाल ही में यह जमीन खरीदी थी। यह भूमि पिछले करीब 15 वर्षों से विवादों में घिरी थी और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया और आरोपियों की तलाश में विशेष अभियान चलाए जा रहे। वहीं इस सामूहिक हत्याकांड ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर दावे भी पेश किए जा रहे। कहीं ना कहीं इस जमीन विवाद में हुए खूनी झड़प और 6 लोगों की मौत ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। अब बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी बेहतरीन खबर को लेकर। जी हां, बता दें आपको कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने का बड़ा घोषणा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि हालिया मुकाबले में टीम की हार के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन और जुझारू खेल से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। मंत्री ने कहा कि वैभव ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना से देश के युवाओं को प्रेरित किया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड सरकार जल्द ही उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करेगी। साथ ही उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी राज्य के युवाओं के लिए एक आदर्श है और उनकी उपलब्धियां पूरे झारखंड को गौरवान्वित करती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वैभव भारतीय क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार की घोषणा के बाद खेल प्रेमियों और क्रिकेट प्रशंसकों में खुशी का माहौल है। जल्द ही सम्मान समारोह की तिथि और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावनाएं हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पश्चिम बंगाल के रानीगंज से आई है। आपको बता दें कि रानीगंज क्षेत्र में कथित डीजल तस्करी को लेकर शनिवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेता, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष तथा ईसीएल की तृणमूल ट्रेड यूनियन से जुड़े साबिर मियर के गोदाम में भारी मात्रा में डीजल रखे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लंबे समय से क्लब की आड़ में अवैध रूप से डीजल का कारोबार संचालित किया जा रहा है। लोगों का यह भी दावा है कि गोदामों में बड़ी मात्रा में डीजल का भंडारण किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि परिसर में मौजूद 3 गोदामों में से 2 में डीजल रखा गया था, जबकि एक अन्य गोदाम की जांच की जा रही। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना और नीमचा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोदामों का निरीक्षण कर यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डीजल कहां से आया और किस उद्देश्य से इसका भंडारण किया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। নগর কুলারিতে সাবির মিয়া বলে একজন আছে যে অসামাজিক কাজে যুক্ত আছে এবং ওনার যা দৃষ্টিকৃত ইসিএল এর এজেন্ট ম্যানেজার জিএম পর্যন্ত সবাইকে ধমকিয়ে চমকিয়ে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রেখেছে এবং আমার মনে হয় উনি এতটাই দুষ্কৃতভাবে জড়িত আছে। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত? হ্যাঁ, তৃণমূল সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আছে উনি, সমিতির সদস্য এবং এখানে ইসিএল এর সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে চমকিয়ে ধমকিয়ে তার 4খানা গাড়ি আছে, একটা বাস আছে, 4খানা ছোট গাড়ি বুলেরো আছে এবং ম্যানেজমেন্টকে অন্য কোনো সংস্থা বা লোককে এটা কোনো কাজ করতে দেয়নি। हम तो देख रहे हैं जनता क्या कर रही है, जनता के बात तो हम है, लेकिन ये जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए, चाहे तिपाल हो चाहे डीजल हो। ईसीएल का बहुत सा सामान है, ईसीएल में जाए और 4-5 को घर रखा हुआ है, ईसीएल उसको रिसर्च करे या आप लोग पुलिस देखे। इधर ईसीएल का 4 ठो दुकान है, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें गोली है, बम है, क्या है उसमें? तो गोली बम चलाने वाला गोली बम रखेगा। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप लोगों को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर उनके चेहरों पर नजर आ रहा था। ऐसे में सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। तो सोमनाथ बताएं क्या कुछ है पूरा मामला, क्या है ये अवैध डीजल कारोबार का पूरा सच? देखिए, जैसे कि पता चला है, रात के अंधेरे में डीजल की ये तस्करी में तृणमूल पंचायत समिति की उपाध्यक्ष जुड़ा हुआ है। साथ में तृणमूल की जो ट्रेड यूनियन है उनका नेता साबिर मियां बोल के एक आदमी है, जिसके गोदाम में ये तस्करी दिनों सालों से चल रहा था। हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा है कि ये साबिर मियां लंबे समय से विभिन्न अनैतिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा ये है कि वो यहाँ एक क्लब के आड़ में डीजल तस्करी कर रहा था, जहाँ पुलिस पहुंच के ये तस्करी अभी तक रोक दिया है। इस मामले में खलबली मच गई है कोयलांचल में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं खलबली मचना जायज है सोमनाथ। ऐसे में अगर हम बात करें तो कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है और कितनी मात्रा में यहाँ पर डीजल स्टॉक करके रखा जा रहा था, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, ये जो डीजल तस्करी है ये तो पूरा ये सच है कि अवैध रूप से चल रहा था। डीजल तस्करी, डीजल का जो बिजनेस है अवैध रूप से चल रहा था। भारी मात्रा में डीजल बरामद हुआ है। ड्रामों से 2-3 ड्रामों से, एक गोदाम से लगभग 2-3 ड्राम डीजल बरामद हुआ है, जहाँ नीमचा फाड़ी के पुलिस पहुंच के, नीमचा चौकी के पुलिस पहुंचा और इस बारे में छानबीन शुरू की। हालांकि जिसके ऊपर आरोप है इन दोनों अभी लापता है, इनके खोज में तलाश शुरू कर दी है पुलिस। तो हम ये भी कह सकते हैं सोमनाथ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लंबे समय से ये अवैध कारोबार संचालित था, तो कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तन के बाद ये अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि तो ममता सरकार में इस चीज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा था, क्या कहिएगा? जी एकदम, स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि जो तृणमूल सरकार था आज तक ये सालों से चल रहा था, लेकिन सामने नहीं आया। तो हालांकि ये बात मुद्दे पे बोल सकते हैं कि तृणमूल के जो सरकार था ये अवैध कारोबार उनके नेता लोग कर रहा था, ये दबा के, छुपा के और चोरी से कर रहा था। जैसे ही सरकार बदल हुआ, भाजपा सरकार आया बंगाल में और तृणमूल का जो नेता है जो अवैध तस्करी और अनैतिक कार्य में जुड़ा हुआ है, 2021 में जो आपका जो निर्वाचन हुआ था उसके वायलेंस में जुड़ा हुआ है, सबको ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे हमारे सहयोगी सोमनाथ को कि किस कदर कहीं ना कहीं रानीगंज में अवैध डीजल कारोबार चल रहा था और इसके पीछे तृणमूल नेता का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सरकार परिवर्तन के साथ ही
लोगों का एक जो डर होता है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया और लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में लेकर क्या कुछ नया मोड़ आता है और कितनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। ये तो बात रही रानीगंज की, लेकिन अगली खबर की अगर बात करें तो वो भी पश्चिम बंगाल से ही है। दरअसल पांडेश्वर क्षेत्र की खोटाडीही कोयलरी में रविवार को उत्पादन कार्य बंद रखने के प्रबंधन के निर्णय के खिलाफ श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक और ईसीएल कर्मी शनिवार सुबह से ही कोयलरी परिषद के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं और संडे ऑपरेशन बहाल करने की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि खोटाडीही कोयलरी में करीब 1300 ईसीएल कर्मी कार्यरत है। हाल ही में प्रबंधन की ओर से रविवार को कार्य बंद रखने संबंधित नोटिस जारी किए जाने के बाद कर्मियों में असंतोष फैल गया है। श्रमिकों का साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले से उनकी आय और कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। धरने का नेतृत्व कर रहे भारतीय मजदूर संघ ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से रविवार के संचालन को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती दौरे में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का बोझ वर्तमान कर्मियों पर लगातार डाला जा रहा है। श्रमिक नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रबंधन रविवार को संचालन शुरू करने की घोषणा नहीं करता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। श्रमिकों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन व्यापक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना। আমরা আজকে এখানে ধর্নায় আছি কারণ খুট্টাডি কোয়লারির ম্যানেজমেন্ট প্রোডাকশন থাকার সত্ত্বেও আমাদের সানডে চালানোর জন্য 0.65 ওএমএস দরকার। আমাদের 2.20 ওএমএস এই মুহূর্তে আমাদের আছে এই বছরের প্রথমেই, তবুও ম্যানেজমেন্ট নিজের ইচ্ছায় সানডেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। কতগুলো ওয়ার্কার আছে? খুট্টাডি কোয়লারিতে আমাদের এখন 1307টা মতন ওয়ার্কার আছে। এতগুলো লোকের পেটে ম্যানেজমেন্ট লাথি মারার চেষ্টা করছে। এইটা চেষ্টা তৃণমূলের আমল থেকেই চলে আসছিল। তৃণমূল যে লস করে গেছে সেই লসের ভরপাই আমাদেরকে এখন করতে হচ্ছে। তার সাথে ম্যানেজমেন্ট যুক্ত আছে। এই আমরা এটাকে বিএমএস একে মেনে নিচ্ছে না। খুট্টাডি কোয়লারি যদি চালাতে হয় সানডে সব ওয়ার্কারকে দিতে হবে, এটাই বিএমএস এর মূল কথা। ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা হয়েছে? ম্যানেজমেন্টের সাথে এখনো কোনো কথা হয়নি। ম্যানেজমেন্ট আসুক, ম্যানেজমেন্টের আমাদের সাথে কথা বলুক, ধর্নামঞ্চেই আসুক, ধর্নামঞ্চেই আমরা কথা বলবো, কোনো অফিসে যাওয়ার কোনো কথা। रुक करेंगे जामताड़ा जिले का। आपको बता दें कि जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड में शुक्रवार देर शाम अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक ज्वेलर्स कारोबारी से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल घटना के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर बाजार स्थित वर्मा ज्वेलर्स के संचालक अमरजीत वर्मा प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान बंद कर रात करीब 8 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान फतेहपुर बस स्टैंड के समीप बजरंगबली मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उनके पास मौजूद बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लूटे गए बैग में सोना चांदी के आभूषण रखे हुए थे। घटना ऐसे समय पर हुई है जब बाजार में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी और आसपास कई दुकानें भी खुली थी। इसके बावजूद अपराधियों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं अगर बात करें तो सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। लेकिन घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में साफ तौर पर रोष दिखाई दे रहा। लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी करने तथा बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। दुकान बंद करके आ रहे थे, मेरे साथ एक बैग था, तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद बजरंगबली मंदिर के चौक में मेरे को पीछे से एक बाइक आया और ओवरटेक करके खड़ा किया और फिर छीना झिपटी करने लगा, तो उसमें हम भी छीना झिपटी किए, धक्का मुक्का हुआ। उसके बाद पिस्तौल निकाल दिया तो हम दे दिए सामान। वो लोग लेके मेरा बाइक का चाबी भी लेके भाग गया। 2 बाइक में था, 4 से 5 लड़का था और हाई स्कूल तरफ भागा वो लोग, फतेहपुर हाई स्कूल तरफ। बैग में क्या सामान था? बैग में मेरा दुकान का सामान था, सोना चांदी का जेवर था। कैश भी था? कैश नहीं था, खाली सोना चांदी था। लगभग कितना हो सकता है उसमें अमाउंट? वो तो अभी नहीं बता पाएंगे। के बजे घटना हुआ था?
कितना बजता होगा? 8 सवा 8 ऐसे होता होगा, 8:30 लास्ट। प्रशासन आया था? प्रशासन आया हुआ है। जामताड़ा के बाद बात करेंगे धनबाद के निरसा की। आपको बता दें कि खोखरा पहाड़ी गांव में शुक्रवार की संध्या से पूरी तरह भक्ति और आध्यात्मिक रंग जो है नजर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल यहां 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले दिन कथा भंडार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। महोत्सव में कथा व्यास के रूप में इस्कॉन के प्रख्यात संत एवं सुप्रसिद्ध कथावाचक संदीप शास्त्री प्रभु जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य ज्ञान धारा है। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं, भक्तों की अटूट श्रद्धा और सनातन संस्कृति के मूल्यों को श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। आप भी सुनिए कथा सुनने आए लोगों का और जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। भव्य भागवत जी का आगमन हुआ है और यही अनुष्ठान हम लोग 3 दिन का रखे हैं, 29, 30 और 31 मई शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। 31 तारीख लास्ट दिन कथा होने के बाद सभी भक्तों को भंडारा, सभी भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया और सभी भक्तों से आसपास के जितने भी भक्त हैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इस कथा को सफल बनाएं और सभी इस कथा को श्रवण करने के लिए आएं। ये जो महाराज जी हैं संदीप शास्त्री प्रभु जी, बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बताएं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं और इनके मुख से 3 दिन का भागवत सुनकर के लोग भक्तिमय हो जाएंगे। और फिर से हम पूरे निरसा वासियों से अनुरोध करेंगे जितने भी भक्त लोग हैं खोखरा पहाड़ी गांव में आए और शाम 6 बजे। अगली खबर कहीं ना कहीं डिजिटल क्षेत्र से जुड़ी है। आपको बता दें कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। दरअसल देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया है। डिजिटल भुगतान, इंटरनेट सेवाओं, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार के दम पर भारत ने जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से देश में डिजिटल क्रांति लगातार तेजी से बढ़ रही है। बता दें आपको कि यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने भारत को वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत ने 4था स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि देश में बढ़ते तकनीक अनुसंधान, स्टार्टअप की सक्रिय भागीदारी और एआई आधारित नवाचारों का परिणाम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा रोजगार, निवेश और तकनीक विकास के नए अवसर पैदा करेगी। डिजिटल इंडिया अभियान और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते निवेश के कारण भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात यहां करनी होगी मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी बारिश, तेज हवाओं और आंधी बारिश की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग ने इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। वहीं अगर बात करें तो राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका और आसपास के इलाकों में मौसम का असर अधिक देखने को मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, खुले स्थानों तथा पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है।
रुक एक बार फिर धनबाद का करना होगा। आपको बता दें कि धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के व्यस्त विनोद बिहारी चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट के उपयोग समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को न केवल चेतावनी दी गई बल्कि नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। पुलिस ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।